में भी कुछ सीखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल अदिश गुणनफल पर आधारित आ सकते हैं। तो अदिश गुणनफल के बारे में जल्दी जल्दी से कुछ छोटी मोटी चीजें बता देता हूं। जब दो सदिश राशियां, मान लीजिए ए और बी, एक दूसरे से गुणा हो रही हो, और गुणा से प्राप्त जो परिणामी राशि है वह अगर अदिश राशि हो, तो इस गुणा को हम अदिश गुणा कहते हैं। मान लीजिए गुणा होने वाली दोनों राशियां जो हैं ए और बी, वो दोनों सदिश राशियां हैं, तो गुणा से प्राप्त जो परिणामी राशि है अगर वो अदिश राशि है तो इसे कहते हैं, और अगर ये जो परिणामी राशि है सदिश राशि है तो इसे हम सदिश गुणन कहते हैं। फिलहाल हम केवल अदिश गुणनफल के बारे में समझेंगे। मान लीजिए ए और बी एक दो सदिश राशियां हैं, ये ए की दिशा है, ये बी की दिशा है। सबसे पहली बात कि अगर मैं इस ए डॉट बी को चेंज करना चाहूं, तो ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू कॉस ऑफ थीटा। यहां पर जो थीटा है वो ए और बी की दिशाओं के मध्य कोण है। अगर मैं इसको ए की दिशा मानूं, इसको बी की दिशा मानूं, तो ये जो कोण है थीटा कहलाएगा। तो थीटा का मान निकालने के लिए आप ये हमेशा ध्यान रखें कि वो बिंदु, जिस बिंदु पर दोनों सदिशों की पूंछ मिल रही हो, वो कोण, उस बिंदु पर जो कोण होगा वो थीटा कहलाएगा। जैसे कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए ये दे दी ए की दिशा और ये दे दी आपको बी की दिशा सपोज, और इन दोनों के बीच में जो कोण है वो है मान लो 120 डिग्री। तो ये 120 डिग्री को हम थीटा नहीं मानेंगे, क्योंकि ये ए की दिशा और बी की दिशा के मध्य कोण नहीं है। ए की दिशा ये है, बी की दिशा इस और है। इन दोनों के बीच में जो कोण है, इस कोण को हम कहेंगे, ए की दिशा और बी की दिशा के मध्य का जो कोण है वो ये कोण हम कहेंगे ये थीटा है। तो ये कोण कितना होगा? ये 60 डिग्री होगा, क्योंकि यहां पर दोनों सदिशों की पूंछ मिल रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात की थी, ये हमें समझना जरूरी था। अब जो दूसरी बात है, एक और खास बात इसको हम कह सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास में लिखा हुआ है ए डॉट बी, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो ए बी कॉस ऑफ थीटा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए कॉस थीटा इंटू बी, ठीक है। अगर आप ए बी कॉस थीटा पर ध्यान दोगे तो बी कॉस थीटा क्या है? बी कॉस थीटा बी का एक घटक है। कौन सा घटक है? वह घटक जिस दिशा में ले जाने पर बी का ये जो कोण है किसी भी रेखा से ये जीरो हो जाता है। तो ये कोण कहां जीरो हो जाएगा? इस बी को अगर मैं इस ए रेखा पर लेकर के आ जाऊं तो यहां पर आकर के कोण जीरो हो जाएगा, और इस रेखा पर हमें बी का कॉस घटक प्राप्त होगा। इसे हम कहते हैं ए पर बी का प्रक्षेप, या ए की दिशा में बी का घटक। तो एक तरीके से ए डॉट बी को मैं क्या कह सकता हूं? सदिश ए और बी के उस घटक का गुणनफल जो ए की दिशा में है। ऐसे ही इसको भी हम कह सकते हैं कि सदिश बी और ए के उस घटक का गुणनफल जो बी की दिशा में है। इसे हम अदिश गुणनफल कह सकते हैं। अब इसी बात को हम काम में लेंगे और हम आज का जो चैप्टर है वो शुरू करेंगे। आज का जो चैप्टर है हमारा, जिसकी मैं बात कर रहा था, चैप्टर नंबर 6, नया चैप्टर है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। आज का चैप्टर कार्य, ऊर्जा और शक्ति, चैप्टर नंबर 6, वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसका सबसे पहला टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं कार्य। देखिए, कार्य की जो सटीक परिभाषा है वो इसके सूत्र से ही दी जा सकती है, और इसका जो सूत्र है वो है कार्य W बराबर बल गुणा विस्थापन। और बल और विस्थापन का जो गुणनफल है वो कैसा है? अदिश गुणनफल है। तो ये जो यहां पर हमने सूत्र लिखा है ये इसकी परिभाषा। हम क्या कह सकते हैं कि अगर किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को विस्थापित किया जाता है तो वस्तु पर आरोपित बल और उसके विस्थापन का गुणनफल, या हम कहें अदिश गुणनफल, वस्तु पर आरोपित बल और उसके विस्थापन का अदिश गुणनफल कार्य कहलाता है। वस्तु पर आरोपित बल और उसके विस्थापन का अदिश गुणनफल कार्य कहलाता है, ठीक है। अब देखो, इसमें एक और खास बात मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि यहां पर आप ये मत समझिए कि ये जो कार्य है ये केवल उसी बल का हो सकता है जिसकी वजह से विस्थापन हुआ है। ये कार्य उस बल का भी हो सकता है जिसकी वजह से विस्थापन
न हुआ हो या जिसके प्रभाव में विस्थापन हुआ हो पर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स को कोई व्यक्ति ऊपर की ओर उठा रहा है, ये धरती पर रखा हुआ है, ऊपर की ओर उठा रहा है। अब जब ये इसे ऊपर की ओर उठाता है, आपने भी कई चीजों को उठाया होगा, तो आपने देखा होगा कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। आप अगर ध्यान से सोचेंगे ये मेहनत क्यों करनी पड़ती है इस बॉक्स को ऊपर की ओर उठाने के लिए, तो आप कहते हो कि साहब इसमें वजन है इसलिए इसे उठाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, इसमें भार है इसलिए इसको उठाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती। भार है तो भाई ऐसा क्या खास बात हो गई कि उठाने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है? ये भार ने ऐसा क्या किया? तो भार जो है वो एक्चुअल में क्या चीज है उसको अगर हम समझे तो हम कहेंगे कि किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है उसको अगर हम जी से गुणा कर दें, यानी कि गुरुत्वीय बल जो उस पर नीचे की ओर लग रहा है, यही इसका भार है। यानी अगर ये गुरुत्वीय बल नहीं लगता तो आपको इसको ऊपर उठाने के लिए कोई भी अतिरिक्त कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हो सकता है ये खुद ही, हो सकता है क्यों कहें, हम कंफर्म ही कहेंगे ये खुद ही वस्तु हवा में तैर रही होती। यानी आपको जो बल लगाना पड़ा इसे विस्थापित करने के लिए वो गुरुत्वीय बल था, गुरुत्वीय बल की वजह से लगाना पड़ा, सॉरी गुरुत्वीय बल नहीं था, गुरुत्वीय बल की वजह से लगाना पड़ा। यानी इनडायरेक्टली अगर मैं देखूं तो जब वस्तु को विस्थापित किया जा रहा है तब इस वस्तु पर यह बल भी प्रभावी है, यह बल भी प्रभावी है, हम इसको कह नहीं रहे लेकिन यह बल भी प्रभावी है। तो कार्य इस बल के द्वारा भी किया जाएगा, कार्य उस बल के द्वारा भी किया जाएगा जिसके तहत इसको उठाया जा रहा है, दोनों ही बलों के द्वारा कार्य किया जाएगा। यानी हम ये कहेंगे कि जब भी वस्तु का विस्थापन हो रहा है उस समय उस पर जितने भी बल लग रहे हैं उन सभी बलों द्वारा कार्य किया जाएगा, और उन सभी बलों द्वारा किए गए कार्य का मान अलग अलग निकाला जा सकता है। जैसे मैंने जब कहा कि वस्तु पर आरोपित बल और उस बल के प्रभाव में वस्तु के विस्थापन का अदिश गुणनफल कार्य कहलाता है। तो एक्चुअल में इसको हमको क्या कहना चाहिए कि जब भी किसी वस्तु पर बल आरोपित किया जाता है तो वस्तु पर आरोपित बल F और उसके कारण या उसके प्रभाव में हम ये कहें वस्तु के विस्थापन बल और वस्तु के विस्थापन के अदिश गुणनफल को इस बल द्वारा किया गया कार्य कहते हैं। यानी ये जो कार्य हमने निकाला W वो केवल इस बल द्वारा किया गया कार्य है। अब किसी और बल द्वारा किया गया कार्य आपसे निकालने के लिए कहे तो आपको यहां पर उस और किसी बल का मान लेना पड़ेगा, आपको किसी और बल का मान आपको यहां पर लेना पड़ेगा। यानी जिस बल के द्वारा कार्य निकाला जा रहा है उस बल और उसके प्रभाव में वस्तु के विस्थापन का गुणनफल हमें लेना पड़ेगा। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ वस्तुओं पर बल द्वारा किया गया कार्य शून्य हो और उसी कंडीशन में किसी अन्य बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक हो और उसी कंडीशन में किसी अन्य बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक हो। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो हमने कहा कि बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल कार्य कहलाता है, तो अगर इसको मैं और एक्सटेंड करूं और आगे बढ़ाऊं तो हम सब जानते हैं कार्य को हम W से डिनोट करते हैं और बल को हम F से और विस्थापन को हम X से डिनोट कर रहे हैं सपोज, ठीक है। X की जगह dx भी ले सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, dx ले सकते हो, x ले सकते हो, फिलहाल हम x ही ले रहे हैं, बाद में हम इसको dx में कन्वर्ट कर लेंगे। dx हम तब लेते हैं जब किसी भी पिंड का जो विस्थापन हो रहा है, मान लीजिए यहां से यहां तक विस्थापन हो रहा है, तो हर भाग में अगर बल का मान अलग अलग हो तो इसको आप dx ले सकते हो, और हर भाग में एक समान बल कार्य कर रहा हो तब आप इसको x ले सकते हो। अब हर भाग में बल अलग अलग कार्य कर रहा हो तो dx क्यों ले, मान लीजिए यहां तक अलग बल कार्य कर रहा है, यहां तक अलग बल कार्य कर रहा है, यहां तक अलग बल, यहां तक अलग बल, तो हर भाग के लिए कार्य का मान आपको अलग अलग ज्ञात करना पड़ेगा और कुल कार्य के लिए इन सभी कार्यों को आपको जोड़ना होगा, ठीक है। वरना दिक्कत ये हो जाएगी कि सूत्र में बल का मान कौन सा रखे, क्योंकि ये तो अलग अलग ज्ञात कार्य कर रहा है। खैर, इस डॉट को अगर हम यहां से हटाएं तो हम सब जानते हैं इसकी जगह क्या आ जाता है हमारे पास में Fx cos ऑफ थीटा। अब सपोज मान लीजिए कि ये कोई बॉक्स या कोई पिंड रखा हुआ है जिस पर इस दिशा में बल लगाया जा रहा है और पिंड इस दिशा में विस्थापित हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे क्या ऐसा संभव है
कि किसी पिंड पर बल किसी और दिशा में लग रहा हो और वो विस्थापित किसी और दिशा में हो रहा हो? बिल्कुल संभव है। क्यों संभव नहीं है? हम अगर ध्यान से देखें तो मान लीजिए कि एक कुआं है, आपने देखा होगा कुआं, उस कुएं पर यहाँ पर एक घिरनी लगी हुई होती है और उस घिरनी से एक बाल्टी को हम पानी से भरते हैं और रस्सी से उसको खींचा जाता है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो रस्सी पर जो बल लगाया जा रहा है खींचने की दिशा में लगाया जा रहा है, जबकि विस्थापन जो है वो ऊपर की दिशा में हो रहा है। अगर मैं गुरुत्वाकर्षण बल की बात करूं तो बाल्टी का विस्थापन ऊपर की ओर है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर है। तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कार्य अगर हमको निकालना है तो गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा और बाल्टी का विस्थापन की दिशा ये हमें लेनी होगी। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि जिस दिशा में जो बल जिसके द्वारा किया गया कार्य आप निकाल रहे हो विस्थापन उसी दिशा में हो रहा हो, क्योंकि उस विस्थापन का कारण वो बल नहीं होगा, उस बल का प्रभाव विस्थापन में जरूर हो सकता है। इसलिए हमको ये देखना पड़ेगा कि जो कार्य है हम वो किस बल के द्वारा किया गया कार्य निकाल रहे हैं। ये जरूरी नहीं, हमेशा जिस बल के प्रभाव में विस्थापन होता है या जिस बल के लगाने से विस्थापन हो रहा है उसी के द्वारा किया गया कार्य निकलवाया जाए, ये जरूरी नहीं है। जैसे मैं कहूं कि सोहन बाजार गया जो कि 2 किलोमीटर दूर सीधी सड़क पर उपस्थित था, वहां से वो 50 किलोग्राम का कोई आटे का कट्टा अपने सर पर रख करके लेकर के आया। तो बताइए मोहन ने कितना कार्य किया? कोई बता सकता है मोहन ने कितना कार्य किया? सर आपने सोहन की कहा। अनिल कह रहा है कि सर आपने तो सोहन की कहा, तो मोहन कहां से आ गया बीच में? तो हम कहेंगे साहब मोहन ने तो कोई कार्य किया ही नहीं, यानी मोहन के द्वारा किए गए कार्य का क्या माना गया? शून्य। तो क्या हम नहीं निकाल पाए मोहन के द्वारा किया गया कार्य? निकाल लिया हमने, शून्य कार्य है। क्यों? क्योंकि मोहन ने कोई बल लगाया ही नहीं, मोहन ने कोई बल लगाया ही नहीं। तो आप ये मत समझो कि जो विस्थापन कर रहा है केवल उस बल के द्वारा किया गया कार्य ही निकाला जा सकता है। उस स्थिति में उस पिंड पर जितने भी बल कार्य कर रहे हैं उन सभी के द्वारा, जितने भी बल लग रहे हैं उन सभी के द्वारा किया गया कार्य निकाला जा सकता है। और सभी बलों की दिशाएं अलग अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, विपरीत भी हो सकती है। इसलिए आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कार्य निकालते समय कार्य निकालते समय आप किस बल के द्वारा निकाल रहे हो। तो मान लीजिए कि पिंड का विस्थापन इस दिशा में हो रहा है और जो बल है वो इस दिशा में लग रहा है। क्या ऐसा संभव है? आपने देखा होगा कि जब आप किसी चीज को रस्सी बांध करके खींचते हो तो आपकी हाइट ज्यादा होने की वजह से जो हाथ है वो इस रस्सी को टेढ़ा पकड़ते हैं, थोड़ा तिरछा पकड़ते हैं, जबकि पिंड का जो विस्थापन होता है वो इस दिशा में हो रहा है। इन दोनों के बीच का कोण मान लीजिए थीटा, ये विस्थापन की दिशा है और ये बल की दिशा है। ठीक है, ये हमारे पास में आया यहां से। तो अब अगर मैं यहां पर एफ एक्स कॉस थीटा को देखना चाहूं तो इसको क्या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, एफ कॉस थीटा इंटू एक्स, इंटू एक्स। तो अब अगर मैं यहां इसको एफ कहूं और इसको एक्स कहूं तो ये एफ कॉस थीटा क्या है? अगर मुझे कोई कहे कि एफ के घटक निकालो तो हम कहेंगे भाई एफ का एक घटक तो यहाँ एक्स की दिशा में आएगा, क्योंकि इस दिशा में ले जाने पर कोण का मान शून्य हो रहा है, इसलिए इस दिशा में एफ का जो घटक होगा वो होगा एफ कॉस थीटा। और एक घटक इसका इस दिशा में आ रहा है, ये होगा एफ साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो एफ कॉस थीटा कौन है? विस्थापन की दिशा में बल का घटक, विस्थापन की दिशा में बल का घटक। यानी हम क्या कह सकते हैं, विस्थापन की दिशा में बल के घटक और विस्थापन का गुणनफल। विस्थापन की दिशा में बल के घटक और विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। एक और परिभाषा आ गई हमारे पास में, लेकिन आप इस परिभाषा को अगर ध्यान से समझेंगे तो मैंने यहां पर केवल गुणनफल का है, अदिश या सदिश गुणनफल नाम नहीं लिया। यानी कि ये वाला जो गुणनफल है ये एक सामान्य गुणनफल है, बीज गणितीय गुणनफल है। आपको कोई स्पेशल इसमें वर्क नहीं करना है, इसमें स्पेशल तरीका नहीं लगाना है, स्पेशल फॉर्मूला नहीं लगाना है। जब मैं कहता हूं कि बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल कार्य कहलाता है, तब आपको अदिश गुणनफल के जो नियम है वो उस पर लागू करने पड़ेंगे। लेकिन जब मैं कहता हूं एफ कॉस थीटा इंटू एक्स, यानी कि विस्थापन की दिशा में बल के घटक और विस्थापन का गुणनफल,
तब आपको गुणनफल के सामान्य नियम लगाने। तो दो परिभाषा हमारे पास में आ गई कार्य की। एक हमने कहा कि विस्थापन की दिशा में बल के घटक और विस्थापन का गुणनफल सामान्य गुणनफल कार्य कहलाता है, और दूसरा हमने कहा कि बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल कार्य कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम ये निकाल सकते हैं। अब देखो यहां पर एक और खास बात मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं यहां पर मैं आपको, ये आप समझिएगा इसको। तो हमने जैसे यहां पर निकाला कि भाई ये जो बल है वो इस दिशा में लग रहा है, ये जो विस्थापन है वो इस दिशा में हो रहा है, बल का एक घटक हमारे पास में आ गया इस दिशा में F cos थीटा, एक घटक आ गया इस दिशा में F sin थीटा। अब अगर आपको कोई कहे कि बल के उधर घटक द्वारा किया गया कार्य निकालो, उधर घटक द्वारा कितना कार्य किया गया ये निकालो, ठीक है, तो इसको हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे भाई उधर घटक F sin थीटा जो कि किस दिशा में है, ये है Y दिशा में, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ी सी देर के लिए कह देता हूं एफ वी, तो ये हो गया उधर घटक एफ वी डॉट विस्थापन एक्स। यानी अगर मुझसे कोई कहे कि उधर घटक द्वारा किए गए कार्य निकालो, तो हम क्या कहेंगे? उधर घटक काम में ले लो और उसके साथ में विस्थापन काम में ले लो और दोनों का अदिश गुणनफल कर दो, तो आपके पास में कार्य आ जाएगा। अब अगर मैं इसको आगे खोलूं तो हम क्या कहेंगे? एफ वी इंटू एक्स इंटू साइन ऑफ थीटा। ये वाला जो थीटा है वो, ये थीटा जो हम काम में ले रहे थे ये नहीं है, ये थीटा क्या है? उधर घटक की दिशा और एक्स की दिशा के मध्य का कोण है। तो एक्स की दिशा इस दिशा में है और उधर घटक की दिशा इस दिशा में है। बताओ बच्चों कितना कोण है दोनों के बीच में? 90 डिग्री का सर। तो यहां पर इस थीटा की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास में? 90 डिग्री। ये हमने हटा दिया और लिख दिया 90 डिग्री। सॉरी साइन लिखा बाई मिस्टेक मैंने गलती से, साइन नहीं आएगा यहाँ, कॉस आएगा। डॉट को हटाने पर कॉस आता है, इसलिए कॉस 90। और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यहां रख दो 0। 0 रख दिया तो हमारे पास में क्या आ गया? 0 इंटू एफ वी इंटू एक्स बराबर 0। यानी कि उधर घटक द्वारा किया गया कार्य कितना हो गया? 0 हो गया, कि उधर घटक ने कोई कार्य नहीं किया। जो भी कार्य किया वो किसने किया? केवल क्षैतिज घटक ने किया, केवल क्षैतिज घटक ने किया, जो कि विस्थापन की दिशा में था। ठीक है, तो इसलिए आप ये नहीं सोचिएगा कि जब भी हम कार्य निकाल रहे हैं तो केवल उस बल के द्वारा कार्य निकाल सकते हैं जो बल हमें यहां पर दिया गया है कि भाई इस बल की वजह से विस्थापन हुआ है। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कार्य का मात्रक क्या है, तो मात्रक निकालने के लिए हम क्या कहेंगे? भाई कार्य बराबर है बल गुणा विस्थापन। तो बल का जो मात्रक है वो होता है न्यूटन और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो गया? न्यूटन इंटू मीटर, और इसको हम कहते हैं जूल। इसका एक दूसरा मात्रक क्या हो गया? जूल। तो कार्य के दो मात्रक हो गए, एक तो हो गया न्यूटन इंटू मीटर और एक हो गया जूल। अब अगर मेरे से कोई कहे कि W बराबर ध्यान से समझना बच्चों, F डॉट एक्स है, ठीक है, इस डॉट को मैं हटा देता हूं और मेरे पास में क्या जाता है यहां से? एफ एक्स कॉस थीटा आ जाता है सपोज। ठीक है ना, ध्यान से समझना मेरी बात को। ये एफ का मान मान लो 1 न्यूटन है, एक्स का मान लो 1 मीटर है और कॉस थीटा का मान भी 1 है। अब कॉस थीटा का मान 1 कब आ सकता है? जब थीटा का मान 0 हो, और थीटा का मान 0 कब हो सकता है? जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो। ठीक है, तो इन सबको अगर मैं गुणा करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास में? 1 न्यूटन इंटू मीटर। और न्यूटन इंटू मीटर को हम क्या कहते हैं? जूल कहते हैं बच्चों। तो यहाँ जूल। न्यूटन और न्यूटन इंटू मीटर को हटा दूं मैं तो जूल आ जाएगा। यानी 1 जूल क्या हो गया? अगर मैं सरल शब्दों में कह दूं तो मैं कहूंगा, सबसे पहले कॉस थीटा को ले लेता हूं। यदि विस्थापन की दिशा में, विस्थापन की दिशा कहते ही हमारे लिए थीटा का मान कितना हो गया? 0। यदि विस्थापन की दिशा में 1 न्यूटन का बल लगाने पर 1 मीटर विस्थापन होता है, तो समझ लो कि कार्य का मान 1 जूल होगा। यानी 1 जूल की परिभाषा क्या हो गई? यदि किसी पिंड पर विस्थापन की दिशा में, ये जरूर कहना है अपने को विस्थापन की दिशा में। अब ये क्यों कहना है कि मान लो अपन कहते भाई 1 न्यूटन का बल लगाया पिंड पर और उसका 1 मीटर विस्थापन हुआ, ठीक है, लेकिन मान लो कि ये जो बल है वो हमने लगाया 60 डिग्री के कोण पर।
ठीक है, ये विस्थापन x, ये बल। तब क्या होगा, यहाँ cos 60 आ जाएगा, और cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। 1/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2। अब अगर मैं सिर्फ ये कह दूं कि 1 न्यूटन बल लगाने पर 1 मीटर विस्थापन हो, तो कार्य का मान 1 जूल होगा, क्या ये सही है? आप कहोगे नहीं सर, इस वाली कंडीशन में ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ कॉस की वजह से इसका मान 1 की जगह 1/2 आ गया। यानी कि हमें ये लाइन जरूर कहनी पड़ेगी कि यदि किसी पिंड पर विस्थापन की दिशा में 1 न्यूटन बल लगाने पर उसका विस्थापन 1 मीटर हो, 1 न्यूटन बल लगाने पर विस्थापन 1 न्यूटन हो, तो समझ लीजिए कि उस पर किया गया कार्य 1 जूल होगा। अब जो वास्तविक रूप से अगर देखा जाए, तो ये जो न्यूटन, मीटर, ये सब, इनमें से अगर जूल की हम बात करें, न्यूटन की हम बात करें, तो ये जो दोनों मात्रक हैं, ये वास्तविक मात्रक नहीं है, ये हमारे द्वारा दिए गए सम्मानित मात्रक है। आप कहोगे भाई सम्मानित मात्रक कौन सा मात्रक आ गया? सम्मानित मतलब किसी के सम्मान में दिया गया। क्या है? तो एक्चुअल मात्रक की अगर मैं बात करूं, तो कार्य का मात्रक हमारे पास में क्या आ गया, न्यूटन इनटू मीटर आया। लेकिन न्यूटन का असली जो मान होता है वो होता है किलोग्राम इनटू मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। यहां से अगर हम इसको गुणा करें, ये मीटर सूत्र वाला, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया, तो असली मात्रक इसका क्या हो गया, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। और देखो इसी से मैं इसकी विमा भी निकाल सकता हूं। विमा कैसे निकाल सकता हूं? विमा निकालने के लिए हम क्या कहेंगे, किलोग्राम यानी द्रव्यमान का मात्रक, जिसकी विमा हो गई m, किलोग्राम का घात 1 है तो ये 1 हो गई। मीटर यानी दूरी, दूरी के लिए l लेते हैं, इसकी घात 2 हो गई। सेकंड यानी समय, समय यानी कि t, और सेकंड की घात कितनी है, 2, ऊपर ले जाओगे तो -2, तो ये हो गया -2। तो ये कार्य की विमा आ गई m1 L2 t-2। ठीक है। अब कोई कहता है, मान लो अंकित कहता है, या मान लो संदीप कहता है कि सर इसका सीजीएस मात्रक निकालो, तो भाई सीजीएस निकाल लेते हैं। किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर देते हैं। 1 किलोग्राम में 10 की घात 3 यानी 1000 ग्राम होते हैं। 1 मीटर में 100 यानी 10 की घात 2 सेंटीमीटर होते हैं। और इसका क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है। सेकंड तो बेचारा गरीब आदमी है, सेकंड ही रहता है, क्योंकि सीजीएस पद्धति में भी जो समय है उसका मात्रक तो सेकंड ही है। अब अगर मैं इसको और सॉल्व करूं आगे, तो हमारे पास में क्या जाएगा, 10 की घात 3 ग्राम, यहां स्क्वायर किया, 10 की घात 2 का स्क्वायर 10 की घात 4 हो गया, और सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है। 10 की घात 3 और 10 की घात 4 दोनों का आधार समान है, 10-10 है, घातें जुड़ जाएंगी, 3 और 4 हो गया 7। ठीक है। यह आ गया ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर बोल दिया मैंने, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा, सेकंड स्क्वायर। अब देखो, जब बच्चों हमारे पास में किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर था, तो इसको हमने नाम दिया था जूल। ऐसे ही ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर को नाम दिया जाता है अर्ग। ये भी सम्मान में है, ये भी क्या है, सम्मान में। तो ये हो जाता है अर्ग, कितना, 10 की घात 7 अर्ग, 10 की घात 7 अर्ग। ठीक है। और अगर दूसरे तरीके से चेंज करो, तो अर्ग की एक परिभाषा मैं और दूंगा, तो हमें क्या पता चल गया भाई, 1 जूल, ये सब किसका मान निकाला हमने, 1 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि 1 जूल का, 1 जूल में 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। और ये चैप्टर नंबर 2 में भी हमने निकाला था। एक और खास बात कि और भी चेंज करने का तरीका हमारे पास में है मात्रक को। हमने देखा न्यूटन इंटू मीटर था मात्रक, न्यूटन का बल का मात्रक है, इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन। और मीटर दूरी का मात्रक है, इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर। तो एक मात्रक और आ गया हमारे पास में, डाइन इंटू सेंटीमीटर। ठीक है। और ये जो डाइन इंटू सेंटीमीटर है, इसी को हम कहते हैं अर्ग। तो अर्ग के दो मान हो गए, या तो डाइन इंटू सेंटीमीटर कह दो, या ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर कह दो। ठीक है। लेकिन जब ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर कहोगे, तो 10 की घात 7 लगाओगे, तब ये 1 अर्ग के बराबर आएगा। और अगर आपने डाइन लगा दिया, तो डाइन के आगे 1 लगाना है, सेंटीमीटर के आगे 1, यानी कि 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर बराबर 1 अर्ग। अगर आपने ये मात्रक लिया,
तो एक अर्ग 10 की घात 7 के बराबर आएगा। और अगर आपने ये मात्रक लिया तो एक डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर बराबर जो आपके पास में आएगा वो एक अर्ग के बराबर आएगा। तो जैसे हमने न्यूटन की परिभाषा दी कि 1 न्यूटन बल लगाने पर अगर विस्थापन 1 मीटर हो तो कार्य का मान 1 जूल होता है, तो ऐसे ही अगर मैं अर्ग के लिए कहना चाहूं तो अर्ग के लिए हम क्या कह सकते हैं? देखो अर्ग की परिभाषा क्या है, एक अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर। यानी हम क्या कहेंगे कि यदि विस्थापन की दिशा में एक डाइन बल लगाने पर 1 सेंटीमीटर विस्थापन हो तो समझ लीजिए कि कार्य का मान 1 अर्ग होगा। हालांकि अर्ग की परिभाषा परीक्षा में नहीं आती है नॉर्मली, लेकिन आ जावे तो हम बता सकते हैं। तो ये सीजीएस मात्रक भी हमने निकाल लिया। अब इससे आगे चले हम, तो कार्य की प्रकृति कैसी होती है, कार्य कैसा कैसा हो सकता है? तो हम कहेंगे कार्य धनात्मक हो सकता है, कार्य ऋणात्मक हो सकता है, कार्य शून्य हो सकता है। ठीक है, अब धनात्मक कब होगा? तो देखो कार्य का जो सूत्र हमने पढ़ा W वो क्या था, एफ एक्स कॉस थीटा। यदि कुछ संख्याओं के गुणनफल से कोई नई संख्या प्राप्त हो रही है तो वो नई संख्या धनात्मक केवल और केवल तब हो सकती है जब, ध्यान से समझना मेरी बात को, जब या तो बल और विस्थापन दोनों का जो चिन्ह है वो एक जैसा होना चाहिए, एक जैसा चिन्ह होना चाहिए दोनों का। और जो कॉस थीटा है उसका चिन्ह इन दोनों के चिन्ह जैसा भी हो सकता है और इसका विपरीत भी हो सकता है। लेकिन एक कंडीशन है कि इन तीनों को गुणा करने पर पॉजिटिव ही आना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां पर जब हम लेते हैं तो ये लेते हैं बल का परिमाण, और ये क्या लेते हैं हम, ये भी बल का परिमाण, ये विस्थापन का परिमाण लेते हैं। तो ये जो बल और विस्थापन के परिमाण ले रहे हैं, तो परिमाण तो कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकते, परिमाण तो हमेशा धनात्मक होते हैं। यानी कि एफ और एक्स का तो कोई चिन्ह हुआ ही नहीं, बचा कौन, केवल कॉस थीटा। यानी कॉस थीटा का जो चिन्ह है वो चिन्ह कैसा होना चाहिए, कॉस थीटा का जो चिन्ह है वो होना चाहिए धनात्मक। कॉस थीटा का जो चिन्ह है वो कैसा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। अब ये धनात्मक कब हो सकता है, ये धनात्मक कब हो सकता है? ये धनात्मक तब हो सकता है जब या तो थीटा की वैल्यू, या तो थीटा की वैल्यू 0 से लेकर के 90 के बीच में हो, या तो थीटा की वैल्यू 0 से लेकर के 90 के बीच में हो, या फिर -0, हालांकि -0 कुछ नहीं होता है, सॉरी 0 से -90 के बीच में हो। अब +90 और -90 का मतलब क्या है ये भी समझ लेना। +90 का मतलब ये है कि अगर बल ये विस्थापन इस दिशा में हो रहा है तो ये जो बल है वो इस दिशा में लग रहा है, मान लो इस दिशा में 90 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर ये इस दिशा में है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, -90। लेकिन अदिश गुणनफल के लिए, ये केवल सदिश गुणनफल के लिए होता है -90 और +90, क्योंकि वहां पर क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं होती है। चूंकि अदिश गुणनफल में क्रम विनिमय नियम की पालना होती है, इसलिए आपको -90 शर्त लेने की जरूरत ही नहीं है। आपको केवल एफ और एक्स के बीच का कोण लेना है। यानी ये जो कोण है वो एफ और एक्स के बीच का कोण भी हो सकता है और एक्स और एफ के बीच का कोण भी हो सकता है। मतलब इसको इस दिशा में भी गिन सकते हो और इस दिशा में भी। तो -90 लेने की जरूरत ही नहीं, आपको केवल क्या लेना है, 0 से 90। अगर हम 0 से 90 लेंगे तो इस कॉस का मान क्या जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखो एफ का परिमाण पॉजिटिव, एक्स का परिमाण पॉजिटिव और कॉस भी पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा, पॉजिटिव। यानी कि हम क्या कहेंगे कि अगर कॉस थीटा का मान 0 से 90 के बीच में हुआ और 90 भी हुआ तो भी हम काम चला लेंगे, तो कार्य का मान धनात्मक आएगा। अब 0 से 90 होने का मतलब क्या है, ये थीटा क्या है, ये थीटा है बल और विस्थापन की दिशाओं के बीच का कोण। यानी हम क्या कह सकते हैं, यदि बल और बल का यदि बल और विस्थापन, यदि बल और विस्थापन ये दोनों, बल और विस्थापन ये दोनों के मध्य का जो कोण है वो 0 से
90 के बीच में हो, 0 से 90 के बीच में हो, तब 0 से 90 के बीच में हो, तब कार्य का मान धनात्मक आता है और इसे हम धनात्मक कार्य कहते हैं। अब 0 से 90 के बीच में हो तो और क्या फर्क पड़ता है, ये भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये है विस्थापन, ये है बल, ठीक है, 0 से 90 के बीच में है, ये थीटा है। बल का अगर मैं घटक ज्ञात करूं, ध्यान से समझना, तो ये आएगा हमारे पास में एफ कॉस थीटा विस्थापन की दिशा में, और एक आएगा एफ साइन थीटा विस्थापन के लंबवत। तो ये एफ कॉस थीटा मेरे पास कहां आ रहा है, विस्थापन की दिशा में। लेकिन अगर यही कोण 90 से ज्यादा होता तो, यही कोण 90 से ज्यादा होता, मान लो ये होता, तो तब हम इस बल के जो घटक ज्ञात करते हैं उनमें से एक घटक होता इस और एक घटक होता इस और। अब जो इस और घटक होता उसको हम कहते हैं एफ कॉस, मान लो ये कोण का मान फाई है, एफ कॉस फाई, और ये होता एफ कॉस एफ साइन फाई। ये जो एफ कॉस फाई है ये कहलाता बल का शक्ति घटक, जो कि विस्थापन के विपरीत दिशा में होता, जो कि विस्थापन के विपरीत दिशा में होता। तो अगर कोण का मान 90 डिग्री से कम होगा तब हम कहेंगे बल का जो शक्ति घटक है, यानी विस्थापन की दिशा में जो घटक है वो विस्थापन की दिशा में ही होगा। लेकिन अगर मैं 90 डिग्री से ज्यादा ले लूं तो इसका जो घटक हमारे पास में आएगा वो विस्थापन के विपरीत दिशा में आ जाएगा। तो आप इसको दो तरीके से कह सकते हो कि यदि बल और विस्थापन में बल का कोई एक घटक, कोई सा भी एक घटक हो, हालांकि कॉस घटक ही होता है, बल का कॉस घटक है कोई भी एक घटक विस्थापन की दिशा में या विस्थापन के समानांतर हो तो कार्य का मान धनात्मक होता है। और अगर बल का कोई घटक विस्थापन के विपरीत दिशा में हो, कोई भी घटक विस्थापन के विपरीत दिशा में हो, तो उस घटक द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। कैसे, देख लीजिए। मान लीजिए कि ये विस्थापन इस दिशा में है, बल इस दिशा में लग रहा है। अब अगर मैं घटक ज्ञात करूं तो ये जो कोण है इसको फाई मान लेते हैं, ये बल है, ये बल का एक घटक हो गया एफ कॉस फाई और एक घटक हो गया एफ साइन फाई, और ये विस्थापन एक्स है। अब मैं एफ कॉस फाई और एक्स के मध्य इसको मैं मान लेता हूं एक्स घटक बल का एफ एक्स, और ये हो गया एफ वाई। एक्स घटक द्वारा किए गए कार्य निकालो तो हम कहेंगे डब्ल्यू बराबर एक्स घटक इंटू विस्थापन इंटू कॉस थीटा, और थीटा में इन दोनों के बीच का कोण आएगा। तो एक्स घटक इस दिशा में है और विस्थापन इस दिशा में, कोण कितना हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री, कॉस 180 का मान -1 होता है, तो W बराबर हो जाएगा माइनस का एफ एक्स इंटू एक्स। और अगर मैं एफ साइन फाई द्वारा किया गया कार्य निकालना चाहूं तो हम कहेंगे W बराबर साइन घटक जैसे हमने कहा है y इंटू विस्थापन इंटू कॉस y घटक, और विस्थापन के मध्य का कोण ये है 90 डिग्री। कॉस 90 का मान होता है 0, यानी ये कार्य हो गया 0। तो इस घटक द्वारा तो किया गया कार्य 0 ही है, तो जो भी इस घटक द्वारा कार्य किया गया होगा वही फाइनल कार्य होगा, और वो फाइनल कार्य कैसा आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। तो ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब दिशा में कोई ना कोई घटक हमें प्राप्त होगा, विस्थापन के विपरीत दिशा में कोई ना कोई घटक प्राप्त होगा। और यह तभी हो सकता है जब कोण का मान 90 डिग्री से ज्यादा हो। बल और विस्थापन के मध्य जो कोण है वो 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो। तो हम क्या कहेंगे कि यदि बल और विस्थापन के मध्य का जो कोण है वो 90 डिग्री से ज्यादा हो, 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री के से कम हो, तो जो किया गया कार्य है वो ऋणात्मक होता है। या हम ये कह सकते हैं कि यदि बल का कोई घटक विस्थापन के विपरीत दिशा में हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। अब एक उदाहरण लेता हूं, मान लीजिए कि आप किसी पिंड को ऊपर की ओर उठा रहे हो, ये पिंड है, इसको ऊपर की ओर उठा रहे हो, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल कहां लग रहा है, नीचे की ओर। अब आपसे कोई पूछे कि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य निकालिए, तो हम कहेंगे W बराबर गुरुत्वाकर्षण बल Fg डॉट विस्थापन
ठीक है, अब इस डॉट को हटा देते हैं तो एफ जी इंटू एक्स इंटू कॉस, कॉस में थीटा आएगा, थीटा क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल जो कि नीचे की ओर लग रहा है, पिंड का विस्थापन जो कि ऊपर की ओर हो रहा है, कि मध्य का कोण जो कि कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि विस्थापन 80 ऊपर है, और एक कॉस 180 का मान कितना होता है, कॉस 180 का मान होता है माइनस का 1, यहां रख दो, तो आपके पास में आ जाएगा माइनस का एफ जी इंटू एक्स, यानी कार्य कैसा हो गया, ऋणात्मक। तो जब भी किसी वस्तु को आप ऊपर की ओर उठाते हो तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। अब तीसरा है शून्य कार्य। कार्य शून्य कब हो सकता है, दो स्थितियों में हो सकता है। पहली स्थिति कि बल लगाने के बाद में विस्थापन जीरो हो जाए, यानी बल भी लगाया पर विस्थापन नहीं हुआ, बल लगाया लेकिन विस्थापन नहीं हुआ। और दूसरा कि बल तो लगा, विस्थापन भी हुआ, लेकिन बल जिस दिशा में लगा विस्थापन उसके ठीक लंबवत दिशा में था। जैसे अभी हमने देखा एफ साइन थीटा इधर था और एक्स इधर था, तो हमने कहा भाई लंबवत घटक द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो जीरो होगा। तो पहला उदाहरण लेता हूं मैं, W बराबर एफ इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा में अगर x का मान जीरो हो जाए तो अब आप कहोगे साहब ऐसे कभी हो सकता है क्या कि बल लग रहा है और विस्थापन ही नहीं हो रहा है। तो बच्चों जब हम चलते हैं तब क्या होता है, हम अपने पांवों से पृथ्वी को पीछे की ओर धक्का देते, जमीन को पीछे की ओर धक्का देते, और जब हम पीछे की ओर धक्का देते हैं तो जमीन प्रतिक्रिया स्वरूप हमें आगे की ओर धक्का दे देती है। अब अगर मैं हमारे पांवों द्वारा पृथ्वी पर किए गए कार्य का मान निकालना चाहूं तो हम कहेंगे W बराबर पांवों द्वारा लगाया गया बल, मान लो 10 न्यूटन, पृथ्वी का विस्थापन जीरो, पृथ्वी का विस्थापन तो हुआ ही नहीं, पृथ्वी का विस्थापन तो हुआ ही नहीं, जमीन का विस्थापन तो हुआ ही नहीं। अब मान लीजिए एक बहुत बड़ा पत्थर है, 100 किलो का पत्थर है, एक बच्चा आया 10 साल का और वो इसको धक्का दे रहा है, धक्का दे रहा है, धक्का दे रहा है, धक्का दे रहा है, लेकिन ये पत्थर तो हिल ही नहीं रहा है, पर उसका बल तो लग रहा है। तो कार्य कितना होगा, W बराबर बल जो भी बच्चे ने लगाया इनटू विस्थापन जीरो, तो कार्य जीरो हो गया। यानी एक तो कार्य जीरो कब हो सकता है, जब विस्थापन शून्य हो, और दूसरा कब हो सकता है, अगर इस cos थीटा का मान जीरो हो जाए। cos थीटा का मान जीरो कब होता है, जब कोण का मान 90 डिग्री हो, यानी हम कहें कि विस्थापन के लंबवत बल कार्य करे या बल के लंबवत विस्थापन हो, तो उस बल द्वारा किया गया कार्य, उस बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, उस बल के द्वारा किए गए कार्य जीरो होता है। तो इस तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं। एग्जाम्पल अगर अपन लें, मान लो एक कुली है ना, कुली को जानते हो ना आप, कुली जो सामान उठाते हैं, उसने अपने सर पर, ये कुली है, इसने अपने सर पर एक बॉक्स रखा हुआ है और इस बॉक्स को लेकर के बस के ऊपर चढ़ रहा है। कुली द्वारा बस पर किया गया, कुली द्वारा सामान पर किया गया कार्य अगर अपन निकालना चाहें तो हम कहेंगे कार्य W बराबर कुली द्वारा लगाया गया बल, मान लो 25 न्यूटन है इस सामान को उठाने में, सामान का विस्थापन, आप कहोगे सामान का विस्थापन कितना हुआ, मान लो ये बस, ये धरती है और ये बस की छत है, और बस की छत धरती से 5 मीटर ऊंची है सपोज मान लो, तो यहां विस्थापन कितना आएगा बच्चों, 5 मीटर। जीरो। विस्थापन कितना आएगा, जीरो। अब आप सोच रहे होंगे भाई जीरो क्यों हुआ, सर क्योंकि क्योंकि जब ये ऊपर क्योंकि ऊपर जब जा ये रहा है। नीचे खड़ा हुआ था, नहीं बेटा, जब ये नीचे खड़ा हुआ था तब सामान कहां था, कुली के सर पे, और जब ये छत पर चढ़ गया तब सामान कहां था, छत पे चढ़ते समय, अब भी कुली के सर पे ही है, तो कुली के हिसाब से विस्थापन कितना हुआ है, पांच कुली मीटर के हिसाब से विस्थापन जीरो जीरो। हुआ है, क्योंकि कुली से तो वो पृथक हुआ ही नहीं ना, जो वस्तु बल लगा रही है उस वस्तु से वो दूर नहीं गया, कुली के सापेक्ष विस्थापन जीरो है, तो कुली के सापेक्ष कार्य जीरो होगा, कुली के सापेक्ष विस्थापन जीरो है, इसलिए कुली के सापेक्ष किया गया कार्य क्या होगा, जीरो होगा यहां पर। लेकिन अगर मैं इसी को गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य निकालता तो हम कहते भाई गुरुत्वाकर्षण बल तो नीचे लग रहा है,
और गुरुत्वाकर्षण बल कौन लगा रहा है? पृथ्वी लगा रही है, और ये पृथ्वी से दूर होता जा रहा है, तो पृथ्वी के सापेक्ष इसका विस्थापन भी हो रहा है, पृथ्वी के सापेक्ष इसका विस्थापन भी हो रहा है, इसलिए किया गया कार्य जो होगा उसका कुछ ना कुछ मान आएगा। तो जब कोई चीज हम बल निकाल रहे हैं या कार्य निकाल रहे हैं, तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि बल कितना लग रहा है, और यह भी देखना पड़ेगा कि विस्थापन कितना हो रहा है। लेकिन विस्थापन किसके सापेक्ष? जो बल लगा रहा है उसके सापेक्ष विस्थापन आपको देखना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं, और भी बहुत सारे इसके उदाहरण हो सकते हैं। अब एक और चीज है, मान लीजिए कि कोई पिंड का विस्थापन तो हो रहा है, विस्थापन तो हो रहा है, लेकिन उस पर लगने वाला जो बल है वो 0 है, तो भी कार्य का मान 0 होगा, 0 होगा। लेकिन इसका कोई सेंस नहीं होता है निकालने का। अब आप पूछोगे क्यों? इसका कोई सेंस क्यों नहीं है? क्योंकि जो कार्य होता है वो सिर्फ कार्य नहीं है। हम इसको गलत बोलते हैं कि कार्य का मान निकालो, कार्य का मान निकालो। एक्चुअल में हमें बोलना चाहिए इस फलाबल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो बल क्या होता है, कार्य क्या होता है? किसी ना किसी बल द्वारा किया जाता है। अब जब बल का मान ही 0 है, तो हम किस बल के द्वारा